चाहते हो, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस नहीं है मेंशन्ड, है ना। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल नंबर 361, जो मैंने आपको नोट्स में बताया था ना कि आर्टिकल नंबर 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो इम्यून, उनको इम्यूनिटी मिली होती है, वो कभी जेल नहीं जाते हैं, उनको कभी अरेस्ट नहीं किया जाता, एंड दैट इज एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन में पार्लियामेंट होता है, जिसके जैसे ये हमारा पार्लियामेंट हो गया, तिरंगा जहां फहरा रहा है हमारा, 3 लेग्स होते हैं उसके, प्रेसिडेंट, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग पे अभी मत जाना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा या लोअर हाउस, राज्यसभा या अपर हाउस हो गया, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर क्या है? 52। चीजें शॉर्ट में और माइंड मैप की तरीके से लिखते जाओ। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में लोअर हाउस जहां पे हम इलेक्शन से लोगों को इलेक्ट करके आते हैं, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में अलग अलग सीट्स मेंशन्ड है। जैसे मैं गुजरात की हूँ, गुजरात की 26 सीट्स अलॉटेड है इन लोकसभा। आप कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम और नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा लिख सकते हो। सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो या कोलगेट करते हो? जिस तरीके से कोलगेट ने एकदम मेन स्ट्रीम अपना नाम बना लिया है ना कि टूथपेस्ट की इंडस्ट्री में, कि टूथपेस्ट हो तो कोलगेट, उसी तरीके से पाथफाइंडर ने अपना नाम बना लिया है व्हेन इट कम्स टू सीडीएस प्रेपरेशन। अभी हम सिर्फ सीडीएस प्रेपरेशन की ही बात करते हैं, साथ में डिफेंस एग्जाम्स को भी कंपेयर कर लेंगे। बेसिकली ये जो पाथफाइंडर बुक है उसको हम आज देखेंगे कि उससे बेस्ड प्रेपरेशन में क्या एडिशन होना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। जब भी मैंने किसी ऑफिसर से पूछा है, वो ऑलरेडी कमीशन कि एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट व्हाट डू यू सजेस्ट, कि पाथफाइंडर क्या एक सफिशिएंट बुक है या नहीं, तो बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर मिला है कि डोंट आस्क अबाउट सफिशिएंसी, दिस इज मोर देन इनफ बुक फॉर अ सीरियस कैंडिडेट। सही में आई हैव गॉट दिस आंसर ओनली। और साथ में अगर हम पाथफाइंडर की बात कर रहे हैं तो ल्यूसेंट एंड मनोहर पांडे, ये सारी जितनी भी बुक्स हैं उनको हम इंक्लूड करके ही सोचेंगे, क्योंकि मोर और लेस इसमें कंटेंट सेम ही है, ठीक है। तो इन सारी बुक्स का नाम लेकर बोला कि हाँ भाई काफी सस्ती सी बुक है, यही पढ़ लो, सीडीएस का जीके आराम से निकल जाएगा। आई हैव गॉट ऑलवेज दिस आंसर व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ माय प्रिपरेशन ऑल्सो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब उस एक प्रॉब्लम को ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका आंसर हमें 4 पॉइंट से मिलने वाला है। सबसे पहले प्रॉब्लम आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि सीडीएस हर साल एडवांस होता जा रहा है, लाइक यूपीएससी सीडीएस का पेपर एडवांस वे में बनाती जा रही है। कंसेप्ट्स मे बी सेम है लेकिन डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है, चीजों को ज्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है और कंप्लेक्सिटी ऑफ अ क्वेश्चन इज राइजिंग ईयर बाय ईयर। दिस इज द रीजन कि क्वेश्चन आ चुका है कि क्या पाथफाइंडर सफिशिएंट है या नहीं। इस पूरे वीडियो को हम 4 पॉइंटर्स में कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या अच्छे मार्क्स लाने में, सीडीएस जीके में अच्छे मार्क्स लाने में पाथफाइंडर हेल्पफुल रहेगी या नहीं। पॉइंट नंबर 2 हमारा रहेगा, क्या कट ऑफ क्लियर करने में हमें ये पाथफाइंडर, आई नो दिस इज एनडीए की पाथफाइंडर, सीडीएस की पाथफाइंडर मेरे जूनियर्स लेकर चले गए हैं रेफर करने के लिए, सो आई एम नॉट हैविंग दैट राइट नाउ, बट ठीक है, जो कंटेंट सेम होगा ना एनडीए और सीडीएस की पाथफाइंडर में, उसी को हम कंपेयर करके देखेंगे आज। हाँ, ये 4 पॉइंटर्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसमें कोई एक टॉपिक उठा लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कमी है, क्या प्लस, क्या इसकी प्रेपरेशन स्ट्रीमलाइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि कट ऑफ के लिए सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जीके में ज्यादा स्कोर करना इतना आसान नहीं होता, बेटर कि हम इंग्लिश और मैथ्स में स्कोर कर ले, इसमें सिर्फ कट ऑफ निकल जाए तो दैट इज ओके। तो क्या उसके लिए ये बुक सफिशिएंट है या नहीं,
थर्ड पॉइंट होगा कि क्या पॉजिटिव चीजें हैं इस बुक की, पाथफाइंडर की, क्या अच्छी बात है जो इसने कोलगेट का तजुर्बा ले रखा है इन डिफेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन, एंड व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस बुक। ये चौथा पॉइंट रहेगा कि इस बुक की शॉर्टकमिंग, आई नो बहुत मोटी बुक है बट इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, आई नो, बट वो आपको लाइव कोई कंसेप्ट निकाल के, बुक में से कंसेप्ट निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। सो लेट अस जस्ट गेट गोइंग विद दिस वीडियो। टू बिगिन विद लेट मी टेल यू कि इसका ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर आप कह सकते हो कि सारा आपको सिलेबस एक बुक में मिल जाता है। एक बुक में मिलने की वजह से यू आर लाइक कि हाँ भाई जितना भी है, कम ज़्यादा जो भी है, इतनी पढ़ाई करेंगे तो हमारा सीडीएस एग्जाम निकल जाएगा। यहाँ पे एनडीए लिखा है, प्लीज इग्नोर करना। एज आई टोल्ड यू कि मेरे जूनियर्स के पास मेरी बुक पड़ी हुई है, तो डोंट अज्यूम कि मैं दिखा एनडीए रही हूँ और बोल सीडीएस रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग पाथफाइंडर हियर, ठीक है। तो एक बात बहुत अच्छी है कि इसी के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसी को आपको बेसिकली पढ़ना शुरू करना है। ये बुक बहुत अच्छी गाइड बुक हो सकती है फॉर people or for candidates who are just starting their preparation, ठीक है। जब आप चीजें स्टार्ट कर रहे हो तब आप बहुत ब्लैंक हो जाते हो कि भाई क्या सिलेबस है, क्योंकि अगर आप बात करो माउंटेन्स की, हिमालयाज की बात कर लो, हिमालयाज आपके आईएएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डिफेंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बट हर किसी का स्टाइल अलग होता है, हर किसी के हिमालयाज का भी सिलेबस कम ज्यादा होता है। तो पाथफाइंडर इज अमेजिंग बुक टू स्टार्ट विद, ताकि हमें एक इंट्रोडक्टरी सिलेबस के बारे में पता चल सके, ठीक है। इसके लिए बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब सीरीज अपनी डेप्थ बढ़ा रहा है। देखो मैंने आपके लिए ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे हैं फॉर योर दिस एग्जाम, फॉर सीडीएस के जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ और इसको पाथफाइंडर से कंपेयर करते हैं। चलो स्टार्टिंग से ही अगर हम देख लें, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो इसको है ना टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ बना के आई विल अपलोड इन द टेलीग्राम। चलो इसमें से कोई टॉपिक पिकअप करो जो पक्का ही पक्का सीडीएस एग्जाम में, यू नो इट कि इसके बिना सीडीएस का पेपर नहीं बन सकता। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो इन सबको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई क्या ये पाथफाइंडर सफिशिएंट बुक रहेगी या नहीं। ये है फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द पाथफाइंडर, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको देखो, ठीक है, इसमें पार्ट 3 ऐसे करके मेंशन्ड है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, बट जब यहाँ पे आप मेन पार्ट में आते हो, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस नहीं है मेंशन्ड, है ना। एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल नंबर 361, जो मैंने आपको नोट्स में बताया था ना कि आर्टिकल नंबर 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो इम्यून, उनको इम्यूनिटी मिली होती है, वो कभी जेल नहीं जाते हैं, उनको कभी अरेस्ट नहीं किया जाता, एंड दैट इज एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन मेंशन्ड है, आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक, इन सारी चीजों में एक्सेप्शंस है, यू नो। अब यूपीएससी उस लेवल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आर्टिकल 16 लिखा हुआ है कि आपको सरकारी जॉब में अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। ये नहीं कि लोअर कास्ट के हो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हायर कास्ट के हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, नो। बट ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद के क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते कि राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लगाना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूं तो मैं नेवी में अप्लाई नहीं कर सकती हूं, ठीक है। तो वहां पे आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं है। वो चाहे तो क्वालिफिकेशन भी रख सकते हैं, वो चाहे तो डोमिसाइल का क्राइटेरिया भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स है जो पाथफाइंडर में मिसिंग है, ठीक है। आर्टिकल 18 की ही खुद बात कर लो, आर्टिकल 18 में इट इज डायरेक्टरी इन नेचर, ये चीज यहां पे मेंशन नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, इट इज डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। और अगर आगे हम बात करें राइट टू फ्रीडम वाली, आर्टिकल 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट इन सबके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन नहीं है,
टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये यही टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। मैं स्क्रीन पे अलग अलग टाइम पे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगी जो सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं बट पाथफाइंडर में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी है कि राइट टू फ्रीडम तो है आपके पास, बट यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया। डिफेमेशन के केस में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी जो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी का केस है, तो विवेक बिंद्रा ने यही कोर्ट में बोला है कि वो इनकी डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेमेशन का केस लगा रहे हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का उल्लंघन है, ठीक है। तो कुछ भी हमें ऐसा नहीं बोलना जो फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज के अगेंस्ट में हो, ये सारी चीजें मेंशन नहीं है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। यू टॉक अबाउट आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में जो 3 क्लॉजेस मैंने आपको बताए थे, चलो मैं अपने नोट्स का वो दे दूंगी, स्क्रीन पे लगा दूंगी। 3 क्लॉजेस हैं, है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी वाला, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सीडीएस एग्जाम में देख सकते हो, है ना। आप अपने खुद के मतलब आप अपने क्राइम के लिए खुद सबूत और गवाह नहीं हो सकते हो। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये सारी चीज पाथफाइंडर में बिल्कुल मेंशन नहीं है जिसके बारे में सीडीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 इट इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। चलो कोई ना, अब रिट्स के बारे में जान लेते हैं। रिट्स जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो ना, आर्टिकल 32 में जहां पे रिट्स मेंशन्ड है फॉर सुप्रीम कोर्ट, इसका क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है यार। लेकिन इन लोगों ने बस यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन कर दिया है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेंट्योररी, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं पता है, चीजों को पढ़ाई होती कैसे है पाथफाइंडर की, ये एक मेजर लैकिंग कह सकते हो आप। देखो पढ़ाई होती ऐसी है जैसे कि अगर हम रिट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से नोट्स बनते हैं तब चीजें याद रहती हैं, लेस डिस्ट्रैक्शन में, लेस टाइम में आपको ज्यादा समझ में आता है। रिट्स है, कोई भी रिट ले लो, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, तो क्लियरली लिखो ना कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं लगा दूंगी आपके स्क्रीन के ऊपर जो पूछे गए हैं। इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं ये सारे नोट्स, है ना। नॉट इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। इतनी डिटेल में जब आप चीजों को लिखोगे ना तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अदर देन दिस भी अगर मैं आपको पार्लियामेंट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, पार्लियामेंट का कैसे होगा, देखो ये पार्लियामेंट है, यही वीडियो नोट्स है पता है, जो मैं अभी रीसेंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूं ना कि वीडियो सीडीएस के वीडियो नोट्स ओनली इंपॉर्टेंट के, उसमें इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। डायग्रामेटिक मैं बताती हूँ, देखो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट होता है जिसके, जैसे ये हमारा पार्लियामेंट हो गया, तिरंगा जहां फहरा रहा है हमारा, 3 लेग्स होते हैं उसके, प्रेसिडेंट, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग पे अभी मत जाना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा या लोअर हाउस, राज्यसभा या अपर हाउस हो गया, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर क्या है, 52। चीजें शॉर्ट में और माइंड मैप की तरीके से लिखते जाओ। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में लोअर हाउस जहां पे हम इलेक्शन से लोगों को इलेक्ट करके आते हैं, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में अलग अलग सीट्स मेंशन्ड है। जैसे मैं गुजरात की हूं, गुजरात की 26 सीट्स अलॉटेड है इन लोकसभा। आप कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम और नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा लिख सकते हो। चलो थोड़ा सा हिंट देती हूँ, यूपी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, 80 सीट्स यहां से आती है। सिक्किम की जबकि 1 ही सीट है, अरुणाचल की जब 2 ही सीट है। ये टोटल सीट्स ऐसे 552 हुआ करती थी, है ना, 552 हुआ करती थी, जिसमें -2 हो गया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, है ना। एंग्लो इंडियन निकल चुके हैं अब, तो ये निकल चुका है, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो ये पूरी चीज अगर आप पढ़ने जाओगे ना, लक्ष्मीकांत वगैरह, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी अगर आप स्टैंडर्ड बुक से जा रहे हो तो। पाथफाइंडर में कुछ भी मेंशन नहीं है, है ना। जैसे
मान लो 550 लोग यहाँ पे है, ठीक है, 550 लोग, फिर ये बनाते हैं लोकसभा, ठीक है। लोकसभा अपने में से अपना एक लीडर चुनता है, लीडर को ऐसे बना दो, है ना। देखो पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है, उसको इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा, कोई एस्केप नहीं है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है अपनी टीम, जिसे कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। किसको, प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने लोग हो सकते हैं, 15% जितने लोकसभा में प्रेजेंट है ना, और उसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है यार, इस तरीके से आपको चीजों को देखना होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कहाँ से लोकसभा के लोग आते हैं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर है ना। इस तरीके से अलग अलग हम देख सकते हैं। तो देखा आपने। अभी अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहूं एज पर माय एक्सपीरियंस एंड एज पर माय व्यूज, पाथफाइंडर इज नॉट एट ऑल, चलो वन बाय वन पॉइंट वाइज बताती हूँ कि क्या ये अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है या सफिशिएंट है। नो, आई डोंट थिंक सो दिस इज सफिशिएंट टू स्कोर अ गुड मार्क, क्योंकि इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग है। क्या ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए ठीक है, मैंने इन्हीं टॉपिक्स में से जो सबसे मेजर टॉपिक था उसी में से आपको टॉपिक प्रूव करके दिखाया है कि बहुत सारी डिटेल्स मिस है। तो आई डोंट थिंक कि ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी सफिशिएंट हो पाएगी, क्योंकि यार अब सीरियस ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। बट ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स अगर इस पर्टिकुलर बुक के मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया दिस इज अ वेरी गुड बुक टू स्टार्ट विद। आपको सिलेबस की आउटलाइन पता चलेगी कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ठीक है। ये अच्छी बुक है टू स्टार्ट विद, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। बट एग्जाम क्लियर करना आई डोंट थिंक सो इससे हो पाएगा। पुराने टाइम पे हो सकता था जब सीडीएस का पेपर थोड़ा सिंपल आता था, अब सीडीएस ने अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस बना दिया है। शॉर्टकमिंग्स की अगर बात करूं, आई होप आपको पता चल गया होगा। देखो सबसे अलग शॉर्टकमिंग बताती हूँ, चलो आपको अलग शॉर्टकमिंग इसकी ये है कि नो डाउट इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट इसमें ना फॉन्ट बहुत छोटे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ बुक है, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना यार, देखो जैसे मैं आपको नोट्स बना के बता रही हूँ कि इस पे कलर्स भी है, इसमें हाईलाइट्स भी हैं, जैसे या मैं डायग्राम बना के नोट्स बनाती हूँ तो उससे आपको चीज़ें याद रखना आसान हो जाता है। इसमें वरना आप सोचो इतनी मोटी बुक है एंड इसमें कोई डायग्राम नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड इट ऐसे ही करके ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी एंड आपको चीज़ें कम समझ आएगा, आप इससे प्यार नहीं कर पाओगे, इसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पाओगे। तो बेस्ट सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, अब बिगिनर हो नो डाउट इससे शुरू कर सकते हो, है ना। बट अगर आपको दूसरी बुक लिस्ट में बता देती हूँ, लिखना शुरू हो जाओ। साइंस के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट और एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब इन सारी बुक्स के भी शॉर्ट कमिंग्स अभी बता रही हूँ, सुन लो पहले। पाथफाइंडर आप एक स्टार्टिंग बुक की तरह ले सकते हो, बट देन कम्स साइंस आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी के लिए यू कैन सिलेक्ट, मैंने जीसी लियोंग पढ़ी है, मैंने इसके अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ी है। जीसी लियोंग इज अ गुड बुक। एटलस साथ में रखना क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पाथफाइंडर प्लस जीसी लियोंग आई थिंक इट इज सफिशिएंट, ठीक है। पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होगी, लक्ष्मीकांत आप देख सकते हो, मैंने पर्सनली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है बट आई डू नॉट सजेस्ट दैट क्योंकि वो बहुत वास्ट है और बहुत टाइम टेकिंग है। लक्ष्मीकांत आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स में अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। इनिशियली एनसीईआरटी वाज एनफ, बट अब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैंने मेंशन किए हैं ना, एक बार आप उन्हें गूगल करके या तो यूट्यूब वीडियो में से आप देख सकते हो, ठीक है। देन टॉक अबाउट क्या बच गया आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री के लिए ये बुक अच्छी है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अदर देन दिस यू हैव टू गो मच इन डिटेल।
स्पेक्ट्रम इज गुड बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, बट मैंने पूरी नहीं पढ़ी है तो मैं हिस्ट्री के बारे में ज्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगी। मैंने ज्यादा ऑनलाइन सोर्सेस से हिस्ट्री को पढ़ा है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर बुक फॉर हिस्ट्री। सो बेस्ट पॉसिबल प्रेपरेशन कैसे हो पाएगी? एक तो ये एक लंबा तरीका आप अपना सकते हो कि पाथफाइंडर प्लस ये सारी बुक्स जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसीलिए जैसे मैंने बोला आई हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव सीडीएस वीडियो नोट्स, जो एक बहुत बेटर फॉर्मेट में होगा। ये वॉज जस्ट अ झलक, क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट कि आप समझ पाओ कैसे आप सोर्सेस को देखना चाहते हो। ठीक है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वीडियो नोट्स, क्योंकि मैंने लगभग सारी बुक्स पढ़ चुकी है, 3 साल पढ़ा चुका है। नाउ आई नो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम विद दिस बुक्स इज कि ये बुक्स है ना काफी स्ट्रेट बुक्स हैं। जैसे कि अगर ये बुक्स हमें सिखाती हैं 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है, एडिशन का ही कॉन्सेप्ट लगा है, बट एग्जाम में पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं? 4 - 20 / 2 + 4 × 6, ये कंसेप्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन का ही है, बट इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं होता और इन क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता ना, तो एग्जाम में जाके हम घबरा जाते हैं। तो बेटर आप उनसे पढ़ो जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं एंड दे नो कि यूपीएससी किस लायक के क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे कोई भी, मैंने अभी 2 मिनट में बता दिया ना कि पाथफाइंडर में ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। आई क्लियरली नो कि अगर इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आया, ये ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसको शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपको बता देना, टैबुलर फॉर्मेट में, कि ये रिवर है, ये इसका ओरिजिन है, इतने स्टेट्स कवर करती है, इतनी ट्रिब्यूटरीज है, बात खत्म, है ना। कौन से डैम्स हैं, क्यों न्यूज में है। तो ये होता है एग्जाम के बेस्ड की प्रेपरेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, बहुत डायरेक्ट आपके सक्सेस रेट इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, मैंने किसी से पढ़ाई नहीं करी, मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। कुछ बुक्स, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज, ऐसे करके मैंने अपने नोट्स बनाए और नोट्स ही हर बार रेफर किए हैं। बट आई टुक मोर देन 2 years इन दिस एंड आई गेस अभी आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है तो किसी के पास मत जाओ, सेल्फ स्टडी करो। बट अगर टाइम नहीं है, वीडियो नोट्स बना रही हूँ मैं, ऐप पे मिल जाएंगे, डिफेंस मेनिया ऐप पे, सीधा लो, बात खत्म करो, एसएसबी में जाओ, बात खत्म करो अगेन वहीं पे, एंड गेट ऑन टू द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। ये स्टूडेंट लाइफ चलती रहेगी, लर्निंग तो हमेशा ऑब्वियसली चलती रहेगी जिंदगी में, बट नाउ डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू शुड सर्व एज एन ऑफिसर एंड थिंक ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम देन दिस की सीडीएस की तैयारी कहाँ करे, एफकेट की तैयारी कहाँ करे, पाथफाइंडर पढ़े या ना पढ़े। दीज आर दी प्रॉब्लम्स जिससे आपका ऊपर उठने का वक्त आ चुका है। सीक फॉर दी हायर थिंग्स इन द लाइफ नाउ। लोगों की हेल्प लो, टीम वर्क शो करो। मैंने वो चीज़ ऑलरेडी कर चुकी है, आई हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस। ये सारे क्रिएटिव्स इलस्ट्रेशंस बनाने में जो दिमाग लगता है, जो एक्सपीरियंस लगता है, वो बहुत हाई लगता है, डायरेक्टली नहीं बन सकता है। टेक माई हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। इन चीज़ों को करो एंड देन आगे बढ़ो। टीम वर्क विल ओनली हेल्प यू आउट, यही डिफेंस आपको सिखाता है ना। बाकी लेट मी सी यू इन द सीरीज वीडियो नोट वाले कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।